हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ नर्सिंग फाउंडेशन का अगला चैप्टर लेकर। और वो चैप्टर हमारा कौन है? नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। तो सबसे पहले तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन की जब बात हो रही है तो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कुछ कंट्रीज़ लाइक अमेरिका जो है वो नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन जो होता है वो नहीं मानती है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आया है, तो उन्होंने कुछ ऐसी उनकी रही है हाइपोथेसिस, कुछ ऐसा न्यूज़ निकाला है। फिलहाल इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन और हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में क्या क्या है। तो चैप्टर आउटलाइन क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इसमें हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग क्या रह चुका है वर्ल्ड में और इंडिया में क्या है वो हम पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे। नर्सिंग डेफिनेशन, नर्सिंग कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, ये सब हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड स्कोप एंड फंक्शन, क्वालिटी ऑफ नर्सेस, कैटेगरी एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, वैल्यूज़ एंड कोड ऑफ एथिक्स। ये सारे जो भी टॉपिक हैं ये हमारे सिलेबस से लिए गए हैं और ये सारे हम वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। नर्सिंग क्या है, ठीक है। तो नर्सिंग को हम कैसे समझते हैं? हम अगर एक कॉमन लेवल पे देखा जाए लोगों तो नर्सिंग समझते हैं कि हाँ, नर्सिंग वाले वो लोग होते हैं जो कि किसी भी पेशेंट को केयर देते हैं जब वो हॉस्पिटल में जाता है, या फिर अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो वो होते हैं जो सुई लगाते हैं या फिर दवाई देते हैं, ठीक। यही बस नर्सिंग को इतना ही समझा जाता है। पर नर्सिंग जो होता है ये थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट है, ठीक। तो हम इसका देखते हैं क्या क्या मीनिंग है। नर्सिंग इज ए कंसीडर्ड एज एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है। नर्सिंग इन दोनों से मिलकर बना है, आर्ट एंड साइंस। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन नर्सिंग जैसे कि हमने बताया, ठीक है, कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन कहा जा रहा है, मतलब इसमें नॉलेज, स्किल, इन सभी चीज़ों का जो होता है प्रैक्टिस इंक्लूड किया जाता है। पर आर्ट क्यों बोला जा रहा है? आर्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि केवल नॉलेज और केवल स्किल काफ़ी नहीं है, ये इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। जो एक इंडिविजुअल है जिसके पास नॉलेज एंड स्किल है नर्सिंग प्रैक्टिस से लेकर, वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जो होता है एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का यूज़ करके उसको लोगों की केयर देने में या पेशेंट की केयर करने में जो होता है ये यूज़ करता है इस क्वालिटी का। तो नर्सिंग जो होता है वो आर्ट एंड साइंस ये दोनों है। आगे देखते हैं। प्रोफेशनल नर्सेज डिलीवर द हेल्थ केयर आर्टफुली विथ सिंपैथी, क्योंकि सिंपैथी ये कोई स्किल नहीं है। सिंपैथी जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का एक अपनी जो होती है एबिलिटी होती है जो उसका एक साइकिल लेवल पर उसके डेवलप होता है। माइंडफुलनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच पेशेंट्स, डिग्निटी एंड पर्सनहुड, ठीक। तो ये होता है हमारा ओवरऑल नर्सिंग। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग को हम समझते हैं तो कैसे शुरुआत होती है नर्सिंग की। तो पहले में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या समझा जाता था नर्सिंग को? नर्सिंग जैसे कोई भी चीज़, देयर आर नो हिस्टोरिकल एविडेंस, मतलब इसका कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है प्री हिस्टोरिक टाइम पे कि नर्सिंग वहाँ पर एज अ प्रोफेशन या वो डेवलप होना शुरू हुआ था। लेकिन अवेलेबल इन द एंशियंट हिस्ट्री एंड नर्सिंग केयर ऑफ सिख in primitive time discovered through myth, song and archaeologists, ठीक है। प्री हिस्टोरिक टाइम पे नर्सिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। वहाँ पर जब कोई भी इंसान बीमार होता था तो उनका इलाज कैसे होता था? जादू टोना और ये सब बिलीव रखते थे उस एरिया में, और ऐसी चीज़ों का यूज़ करके जैसे जो डरावनी हो चीज़ें, ठीक है, जिससे लोग डरते हो, ऐसी चीज़ों का यूज़ करके बीमारियों को इलाज किया जाता था, लोगों को रोका जाता था। वो अलग ही टाइम पीरियड था, उसमें नर्सिंग का ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं लिया गया है, ठीक। तो ये पूरा साइड यही बताता है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम इविल स्पिरिट, ठीक है, इविल स्पिरिट, अनप्लीजेंट कंडीशन लाइक बाथिंग, स्टार्विंग, मैजिक राइट्स, नोजिया मेडिकेशन, लाउड नॉइज एंड सडन फ्राइट मेथड्स वेयर यूज, मतलब किसी भी डिजीज से रिलेटेड कुछ भी अगर उन्हें प्रॉब्लम होती थी तो काला जादू टाइप ये सब जो पुराने बिलीव्स हैं उनका यूज़ किया जाता था। ये हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम पे लोग ऐसा मानते थे, ठीक है, डिजीजेस का ट्रीटमेंट करने, क्योंकि लोग ऐसा मानते ही नहीं थे कि लोग बीमार हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि उन पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए वो इतना एबनॉर्मल जो होते हैं रिएक्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। प्रिमिटिव मैन हैड द स्किल ऑफ क्या? मसाजिंग की स्किल थी, फर्मेंटेशन, बोन सेटिंग
एम्पुटेशन, हॉट एंड कोल्ड बाथ एंड हील्ड हेमरेज, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए जो उनका ट्रेडिशनल मेथड था ट्रीटमेंट का वो उस समय में ही यूज़ किया करते थे। हाउएवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर केयरिंग द पेशेंट आर मिसिंग, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक इंटरवेंशन उस समय अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि उस समय किसी के पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी और इतनी स्किल भी नहीं थी इस फील्ड से रिलेटेड। तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम की बात है। अब आती है हमारा प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव पीरियड की। प्रिमिटिव पीरियड में क्या था? तो प्रिमिटिव पीरियड में नर्सिंग की जो हिस्ट्री रही है वहाँ की शुरुआत होती है वुमन से, ठीक। सब ऐसा मानते थे कि वुमन जो होती थी वो हमारा पहला जो होती है केयर गिवर होती है, वो फैमिली की केयर करती थी, बच्चों की केयर करती थी, कोई बीमार हो जाए उसकी केयर करती थी, ठीक। तो वुमेन वेयर प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, एज सिक मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नर्सिंग जैसी कॉन्सेप्ट उसमें नहीं थी, ठीक। नर्सिंग इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू द डिजायर टू कीप द इंडिविजुअल हेल्दी एज वेल प्रोवाइड कंफर्ट द सिक, ठीक। उन्हें हेल्दी रखने के लिए और उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए नर्सिंग जैसे कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट यहाँ से थोड़ा बहुत शुरू हुआ था। दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन केयरिंग, कंफर्टिंग, नरिशिंग एंड क्लींजिंग एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। दिस लव एंड होप वेयर एक्सप्रेस्ड इन एम्पिरिकल प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। तो बेसिकली जो है प्रिमिटिव टाइम ऑफ पीरियड में जो केयर प्रोवाइड किया जाता था वो वुमेंस के द्वारा किया जाता था। वुमेंस जितने भी लोग बीमार होते थे, बच्चे होते थे, बुजुर्ग होते, फैमिली होती थी, सबको केयर प्रोवाइड करते थे, सबका ख्याल रखते थे। और नर्सिंग प्रैक्टिस जो होता था इन्हीं के जो होते हैं कामों पर बेस्ड था, क्योंकि नर्सेस को फीमेल सेंटर्ड माना जाता था इस टाइम पीरियड में, ठीक। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग, अब यहाँ पर जो होते हैं हमारा डेवलपमेंट जो होता है नर्सिंग के मॉडर्न कॉन्सेप्ट का शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था? इसकी जो मेन फाउंडर है, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो इसे ज़रूर याद रखें। बॉर्न इन फ्रांस, फ्लोरेंस, इटली। इटली शहर है जहाँ पर जो होता है फ्लोरेंस नाम की एक जगह है, वहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था। कितने में? 12 मई को 1820 में। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको याद रखना ज़रूरी है। इन मार्च 1854 द क्रिमियन वॉर वो हैपन। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कंट्रीब्यूशन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थियरी है, ये हमारा शुरुआत हुआ था क्रिमिनल वॉर से, ठीक है। ये हिस्ट्री यहाँ से शुरू हुई थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर शी ब्रॉट रिफॉर्म इन सैनिटेशन, हाइजीन, नर्सिंग प्रैक्टिस और रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट। मतलब क्या है, इस वॉर के ड्यूरिंग जो नर्सिंग जो होता है, नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्होंने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बनाया था। उन्होंने क्या किया था, जो भी वहाँ के इंजर्ड लोग थे, जो भी इंजर्ड सैनिक थे वहाँ के, उनका केयर किया था, उनको हाइजीन, उनका इन्फेक्शन प्रिवेंशन, उनकी केयर, सब कुछ इन्होंने किया था, ठीक। तो वहाँ से जो होता है नर्सिंग प्रोफेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ मॉडर्न नर्सिंग के कॉन्सेप्ट में, ठीक। आगे क्या है, एट तुर्की इन 1859 टू स्प्रेड हर ओपिनियन ऑन नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पब्लिश किया था एक बुक जिसका नाम क्या था, नोट्स इन नर्सिंग। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लिखी गई बुक थी और उसका नाम क्या है, नोट्स इन नर्सिंग। दिस लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एंड बेसिस फॉर केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिटिविटी टू द पेशेंट नीड, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था क्रिमियन वॉर से और नर्सिंग के कॉन्सेप्ट को क्या किया था, ओरिजिन किया था, ठीक। ये हमारा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। अब हम समझते हैं क्या है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो नर्सिंग जैसा कि बात की जाती है, नर्सिंग की शुरुआत जो होती है वो फॉरेन से हुई है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की है, पर ऐसी बात नहीं है। जो हमारे इंडिया की हिस्ट्री रही है उसमें भी जो होता है ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी जो होते हैं एडवांस चीज़ें थी, ठीक। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसके पहले से ही जो होता है कुछ कम्युनिटीज़ जो बननी स्टार्ट हो गई थी हेल्थ से रिलेटेड जो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में। लाइक इन 1946 बोरे कमेटी recommended opening of the more schools so that nursing training with better
फैसिलिटीज एंड सुपरविजन कुड बी एस्टेब्लिश। तो बोरे कमेटी जो प्रपोज की गई थी 1946 में, उन्होंने बेसिकली जो होता है ग्राउंड लेवल पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोला था, ठीक। As healthcare facilities progressed, the need was felt for raising the standards of care by the raising the level of nursing education to university degree and course। मतलब क्या है कि नर्सिंग एजुकेशन या फिर हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वेरियस जो होते हैं स्कूल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, कॉलेजेस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को जो होता है बोरे कमेटी ने सबसे पहले 1946 में लाया था, ठीक। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी जो होते हैं मॉडर्न नर्सिंग इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कमेटी आई थी वो कौन सी थी, 1954 में शेट्टी कमेटी, ठीक, शेट्टी कमेटी। इन्होंने क्या रिकमेंड दिया था, रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग फॉर एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, एएनएम ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट लाया था। एएनएम नर्सेज वो होती हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इन 1961 मुदिलार कमेटी अप्रूव 3 टायर सिस्टम, ठीक, 3 टायर सिस्टम नर्सिंग एजुकेशन, दैट इज एएनएम जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग, ठीक। तो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, इन सभी चीज़ों का जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इन सभी का स्टार्ट हुआ था नर्सिंग के फील्ड में। तो धीरे धीरे जो होता है ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता गया और नर्सिंग धीरे धीरे अब और एडवांस होती जा रही है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल एंड नॉलेज, ठीक। इसके आगे क्या है, इन 1949 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर राधाकृष्णन gave a strong plea for raising level of nursing education in country and integrating into the system of higher education, ठीक है। तो राधा कृष्णन जी ने जो होता है नर्सिंग एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट जो होता है टॉपिक है, इसको ज़रूर 5 नंबर में पूछा जा सकता है सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। तो हम समझते हैं एक टेबल से क्या क्या कंट्रीब्यूशन जो होता है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया है अपने काम के द्वारा, सॉरी। सबसे पहला जो है फाउंडर ऑफ नर्सिंग, तो नर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट लाया था इन्होंने वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लाया था, ठीक। तो ये कौन है, ये फाउंडर ऑफ नर्सिंग है, तो नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड गिव साइंटिफिक बेसिस ऑफ नर्सिंग, ठीक। दूसरा क्या इनका कंट्रीब्यूशन था, दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि क्रिमियन वॉर में उन्होंने क्या किया था, क्रिमियन वॉर में उन्होंने सर्व्ड वुंडेड सोल्जर्स एंड स्क्यूटरी एंड हॉस्पिटल ड्यूरिंग क्रिमियन वॉर 1854, क्रिमियन वॉर के ड्यूरिंग सोल्जर्स की हेल्प की थी जो भी इंजर्ड थे, एंड mortality reduction, reduce death rate from 42% to 2% by improving sanitation, ठीक। तो इन्होंने जो होता है अपनी थियरी दी थी इन्वायरमेंटल थियरी, ठीक है। नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग के कॉन्सेप्ट पे इन्वायरमेंटल थियरी, उन्होंने बताया था कि जितना ज़्यादा हम किसी भी पेशेंट के इन्वायरमेंट को, उसके आसपास की चीज़ों को जितना सही रखेंगे, जितना हाइजीन मेंटेन करेंगे, उतना जो होता है उसको इन्फेक्शन कम होगा और उतने जल्दी वो रिकवरी करेगा, ठीक। तो मॉर्टेलिटी रिडक्शन में भी इनका रोल था। अगला क्या है, हॉस्पिटल सैनिटेशन। हॉस्पिटल सैनिटेशन में एम्फसाइज क्लीनिनेस, वेंटिलेशन एंड प्योर वाटर ड्रेनेज एंड हाइजीन, ठीक है, इन सब पे काम किया था। लेडी विथ लैम्प भी बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन थे वो पर्सन या फिर कौन थी वो जो होता है फाउंडर ऑफ नर्सिंग जिनको हम बोलते हैं लेडी विथ द लैम्प, तो उनका आंसर जो होता है वो क्या बनता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये नाम याद रखना ज़रूरी है। नाइट राउंड्स विथ ए लैम्प टू केयर फॉर द वुंडेड सोल्जर, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने रात में लैंप का यूज़ करके सोल्जर्स की जो होती है वो हेल्प की थी, उनकी केयर की थी, इस वजह से इनको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। नर्सिंग थियरी में इन्होंने दिया था इन्वायरमेंटल थियरी, ठीक है, अभी मैंने बताया इन्वायरमेंटल थियरी दी थी।
जिसमें यही था कि कैसे जो होता है किसी भी पेशेंट के सराउंडिंग को हाइजीनिक रख के उसकी रिकवरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। की इन्वायरमेंटल फैक्टर, फ्रेश एयर और इन्वायरमेंटल थियरी में ही उन्होंने की इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो होते हैं हम इन्वायरमेंट में रखेंगे तो उसकी रिकवरी अच्छी होगी। फ्रेश एयर, लाइट, क्लीन वाटर, प्रॉपर डाइट एंड क्लीननेस एंड क्वाइटनेस। ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था नर्सिंग में। और भी इसमें है नर्सिंग एजुकेशन, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन नर्सिंग एजुकेशन में भी दिया है। क्या किया था ना, इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिए। फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन 1860। ठीक, नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है, नर्सिंग को प्रोफेशन बनाने में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। इम्प्रूव स्टेटस ऑफ नर्सिंग एज ए रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। उसके बाद क्या किया था, एथिक्स, नर्सिंग में एथिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। एम्फसाइज डिसिप्लिन, ड्यूटी, कंपैशन एंड मोरल वैल्यूज। ठीक, नर्सिंग लिटरेचर, नर्सिंग लिटरेचर, अब इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया, नर्सिंग के कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए इन्होंने बनाया था अपना एक बुक जिसको हम बोलते हैं नोट्स ऑन नर्सिंग। ठीक है, पब्लिश किया था इन्होंने 1859 में। तो इस तरीके से जो होता है नर्सिंग लिटरेचर में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। यूज़ ऑफ स्टैटिक्स, यूज स्टैटिकल डाटा एंड डायग्राम टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। ठीक है, एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सेज डे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूव द हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट जो होता है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो होते दिए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है नर्सेस डे। नर्सेस डे को हम कब मनाते हैं, हम मनाते हैं 12 मई को। 12 मई को जब इनका जो होता है जन्म हुआ था, 12 मई को इनका जन्म हुआ था, इसकी वजह से इस डे को हम एज ए नर्सेस डे मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू के पर्पज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट जो है अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक, तो नर्सिंग का डेफिनेशन हम ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो अब नर्सिंग का डेफिनेशन समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कौन है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि वर्ल्ड वाइड जो होता है नर्सेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड सेट करती है। तो ये क्या डेफिनेशन देती है नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care, autonomous and collaborative care of individual of all age, कोई भी एज का हो, फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, सबको, सिक हो या फिर वेल हो, एंड इन ऑल सेटिंग, चाहे वो किसी भी सेटिंग हो। तो नर्सिंग का मेन कॉन्सेप्ट ही इस पे बेस्ड है कि उन सभी को केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, जिन्हें नीड है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे वो किसी भी फैमिली से आते हों, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, ठीक, चाहे वो सिक हों या फिर वो वेल हों, ठीक, उन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब नर्सिंग में आता है। इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड द केयर ऑफ इल एंड डिसेबल और डाइंग पीपल। ठीक है, इन सभी को जो होता है केयर प्रोवाइड करना एक कॉम्प्रहेंसिव वे में, ये हमारा जो होता है वो नर्सिंग होता है। तो ये आईएनसी के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है नर्सिंग की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या नर्सिंग की डेफिनेशन दी है, नर्सिंग इज एन एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द environment of the patient to assist him in his recovery। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने क्या दी थी, इन्वायरमेंटल थियरी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने डेफिनेशन दिया था नर्सिंग का कि नर्सिंग क्या है, कुछ नहीं है, बस ओवरऑल जितना भी पेशेंट का एनवायरनमेंट है, उसका सराउंडिंग है, उसको आपको इस तरीके से रखना है कि वो पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करे। ठीक, मतलब जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर उन्होंने पीछे अभी बताया गया है वो सभी जो होते हैं प्रेजेंट होने चाहिए
इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तब हम उसे बोलेंगे कि वो एक इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस है। ठीक, और अलग क्या है दूसरा वाला, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ICN। ठीक है, ICN ने नर्स के बारे में क्या बताया है, नर्सिंग के बारे में तो बता दिया। अब नर्स कौन है? ए नर्स इज ए पर्सन हु हैज़ completed a program of basics generalized नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, जिसने एक प्रोग्राम जो होता है वो कंप्लीट किया है, जो कि नर्सिंग एजुकेशन देता है। ठीक, एंड अथोराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी टू प्रैक्टिस नर्सिंग इन देयर कंट्री। मतलब नर्स कोई भी वो पर्सन हो सकती है जिसने जो होता है एक एजुकेशन ली है नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में, और उसे जो होता है सर्टिफाइड किया गया है किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू। अब जैसे हमारा BSc नर्सिंग हो गया, अभी हम 4 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद जो होता है हमें इंडियन नर्सेस काउंसिल के द्वारा जो होता है रजिस्ट्री मिलेगी, और उसके बाद जो होता है हम एक रजिस्टर्ड नर्स बन पाएंगे, या फिर हम कहीं पर जाके काम कर पाएंगे एज ए नर्स। ठीक है, INC के द्वारा एक जो होती है हमारी बॉडी है जिससे हमें रजिस्ट्री मिलेगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया नर्सेस का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ICN। अब अगला क्या डेफिनेशन है, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन क्या कहता है नर्सेस के बारे में? ए नर्स इज ए लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिसको एक लाइसेंस मिला है, हु इज स्किल्ड इन प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ प्रिवेंशन एंड इलनेस एंड केयर फॉर द सिक इन ए वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग। मतलब कोई भी नर्स वो है, ठीक है, वो पर्सन कोई भी है जिसके पास स्किल है, नॉलेज है एंड प्रैक्टिस किया है उसने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, और उसे उसका एक लाइसेंस मिला है। ठीक, तो वो एक नर्स है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। अब हम समझते हैं नर्सिंग मेटा पैराडिगम कॉन्सेप्ट क्या होता है, नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि नर्सिंग जो एस्पेक्ट है वो किन किन फैक्टर पर जो होता है डिपेंड करता है, कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जिससे नर्सिंग बना हुआ है। तो वो जो होते हैं 4 फैक्टर्स भी बताया गया है। ठीक है, 4 फैक्टर्स में पहला तो पर्सन हो गया। ठीक, पहला पर्सन हो गया, उसके बाद पर्सन का हेल्थ हो गया। ठीक, पर्सन हो गया, पर्सन का हेल्थ हो गया। हेल्थ जो होता है हमारा प्रभावित उसके इन्वायरमेंट से, उसका इन्वायरमेंट हो गया। और उसके बाद जो होता है हमारा नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग केयर जो उसे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो होता है ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो नर्सिंग का है इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इन सभी को जो होता है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो पर्सन कौन होगा, वो इंडिविजुअल जिसे हेल्थ केयर की नीड है। ठीक, पर्सन आल्सो रिफर्ड एज patient or human beings is the recipient of nursing care and may include individual, patient, group, families and communities। वो कोई भी इनमें से हो सकता है जिसे हेल्थ केयर की नीड है। दूसरा जो है वो नर्सिंग को तो हम पहले ही समझ चुके। द एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्शंस ऑफ द नर्स providing care on behalf of in a conjunction with the patient। मतलब क्या है, नर्सिंग वो सारे प्रैक्टिस है जो कि प्रोवाइड की जा रही है किसी भी पेशेंट को, उसको केयर देने के लिए और उसकी रिकवरी के लिए। और हेल्थ क्या है, हेल्थ हमारा ओवरऑल वेलबींग, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे किसी भी डोमेन में हो, जितने डोमेन भी हैं, सोशल, मेंटल, फिजिकल। ठीक, इन सभी पर डिपेंड करता है हेल्थ। एंड इन्वायरमेंट क्या है, पेशेंट का सराउंडिंग एवरीथिंग जो कि उसके हेल्थ को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट और सैनिटेशन इज डिफाइंड एज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सराउंडिंग दैट अफेक्ट द पेशेंट। ठीक है, जो पेशेंट को अफेक्ट करता है, उसके हेल्थ लेवल को अफेक्ट करता है। तो इन 4 फैक्टर पे ओवरऑल नर्सिंग कॉन्सेप्ट जो होता है डिपेंड करता है। ठीक, अब हम समझते हैं फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग क्या होता है, बेसिकली नर्सिंग का जो बिलीफ है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका क्या एक बेसिक्स रहा है वो हम समझते हैं फिलॉसफी में। द फिलॉसफी ऑफ द नर्सिंग इज ए सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, एक बिलीफ है एंड प्रिंसिपल दैट गाइड द बिहेवियर, एक्शंस एंड थॉट ऑफ नर्सेस in their professional practice।
ठीक है। फिलॉसफी क्या है, वो प्रिंसिपल्स है और बिलीफ है जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या करते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रभावित करते हैं और नर्सेस के बिहेवियर को, एक्शन को और थॉट को प्रभावित करते हैं। ठीक। इट डिफाइंस व्हाट नर्सिंग इज। बेसिकली जो होते हैं फिलॉसफी इन 3 टर्म्स को ही बताता है, व्हाट नर्सिंग इज, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है, एंड हाउ इट शुड बी प्रैक्टिस, और कैसे ये प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो ये 3 जो होते हैं वर्ड जो होते हैं ये पूरे फिलॉसफी को बताते हैं कि कैसे जो होता है नर्सिंग काम करता है। फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग में हम कुछ समझते हैं कुछ एस्पेक्ट्स को। नर्सिंग इज ए साइंटिफिक एंड साइंस एंड आर्ट। ठीक है, पहला फिलॉसफी तो ये है कि नर्सिंग क्या है, एक साइंस है एंड आर्ट है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नॉलेज एंड ट्रेनिंग का यूज़ किया जा रहा है, स्किल का यूज़ किया जा रहा है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें किसी इंडिविजुअल के पर्सनल एट्रीब्यूट्स के, उसके एटीट्यूड्स का यूज़ किया जा रहा है, उसकी सिंपैथी, एम्पैथी, उसकी क्रिएटिविटी, इन सभी का यूज़ किया जा रहा है। ठीक। एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर, नर्सिंग का मेन फोकस यही है कि चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, उसको उसके नीड के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज उसको केयर प्रोवाइड करना और उसके हेल्थ को प्रमोट करना और डिजीज़ को प्रिवेंट करना। ठीक। और क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ठीक है, नर्सिंग का जो फिलॉसफी है इस पे भी है। हेल्थ प्रमोटिव एक्शंस लिए जाते हैं नर्सेस के द्वारा, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं हेल्थ को प्रमोट करने, उनके बारे में अवेयर करना। और प्रिवेंशन, जितने भी डिजीज़ प्रिवेंशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, एक्शंस, उनको जो होता है वो करना, रिप्रेजेंट करना और लोगों को केयर प्रोवाइड करना उनके नीड के अकॉर्डिंग। ये हमारा है प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। तो ये फिलॉसफी इन 3 एस्पेक्ट को बताती है इस तरीके से। ह्यूमन रिलेशनशिप, नर्सिंग जो होता है बस केयर प्रोवाइड करने तक लिमिटेड नहीं है। ह्यूमन रिलेशनशिप भी जो होता है इसमें एक फिलॉसफी, एक एस्पेक्ट है जिसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, बिल्डिंग ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद पेशेंट एंड फैमिली इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव केयर। ठीक है, अगर कोई भी नर्स अच्छा IPR या फिर NPR इस्टेब्लिश नहीं कर पाती है, NPR नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, या फिर IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाती, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो पेशेंट को केयर वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम, उसकी नीड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। ठीक, तो ह्यूमन रिलेशनशिप जो होता है ये नर्सिंग में, इसका फिलॉसफी जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है। मोरल एंड एथिकल प्रैक्टिस, मोरल एंड एथिकल प्रैक्टिस ये है क्योंकि केवल केयर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है बल्कि इसमें ओवरऑल केयर पर जो होता है ये फोकस किया जा रहा है, उसके हॉलिस्टिक केयर पर फोकस किया जा रहा है, उसका मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल सारे एस्पेक्ट को जो होता है कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, नर्सेस फॉलो एथिकल रूल्स सच एज कॉन्फिडेंशियलिटी, जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स जो भी बनाए गए हैं उनको फॉलो करती हैं, इसलिए जो होता है ये मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इक्वलिटी इन केयर, ऑल इंडिविजुअल डिजर्व इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी केयर नो मैटर देयर एज, जेंडर, बैकग्राउंड और बिलीफ। ठीक है, सभी को जो होता है केयर प्रोवाइड किया जाता है विथ इक्वलिटी एंड विथ जस्टिस इन नर्सिंग फिलॉसफी। ठीक, तो फिलॉसफी हम समझ चुके हैं क्या होता है, किस कैसे जो होता है नर्सिंग, कई सारे एस्पेक्ट फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। अब हम समझते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे कि हमने पिछले जितने भी टॉपिक्स पढ़े उससे क्लियर हो जाता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी पर्सन हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें पहला है टू प्रमोट हेल्थ। ठीक है, टू प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंट करना इलनेस को, एंड टू रिस्टोर द हेल्थ। ठीक है, जल्दी से जल्दी जो होता है पेशेंट की रिकवरी को इम्प्रूव करना, एंड टू एलिवेट सफरिंग को कम करना, कंफर्ट प्रोवाइड करना, एंड टू प्रोवाइड हॉलिस्टिक केयर, टू सपोर्ट डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, एंड कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम। ये सारे जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे कुछ हैं नर्सिंग के।
ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब हम समझते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा क्या क्या ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो नर्सिंग प्रैक्टिस में इंक्लूडेड होना चाहिए ताकि एक इफेक्टिव, ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस को या फिर नर्सिंग सर्विसेज को किसी भी सेटिंग में जो होता है इस्टेब्लिश किया जा सके। तो उनमें से कुछ है। सबसे पहला, रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी। ठीक है, जो भी हो डाइवर्सिटी, चाहे किसी भी एज ग्रुप हो, चाहे किसी भी जेंडर के हो, चाहे किसी भी रेस के हो, ठीक, कोई भी जो होता है इनजस्टिस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ, कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करो पेशेंट के साथ, तभी जो होता है इफेक्टिव केयर प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड केयरिंग ये तो है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच। तो नर्सिंग प्रैक्टिस जो होता है ये ऑलरेडी बताया चुका है कि ये साइंटिफिक बेसिस पे है, क्योंकि स्किल और नॉलेज का यूज़ इसमें किया जा रहा है। ठीक, हीलिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी इसमें कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये रिकवरी को प्रमोट करता है। एंड कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर, सॉरी, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना ज़रूरी है। एक तरीके का जो होता है शॉर्ट टाइम कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कोई भी नर्स जो होती है पेशेंट के साथ जो होते हैं स्टेब्लिश करती है, जिसमें पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, अपनी नीड्स को बताता है और नर्स उसे ऑब्जर्व करके उसके नीड के अकॉर्डिंग उसे केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस, साइकोसोशियल इंटरवेंशंस एंड स्पिरिचुअल इंटरवेंशन, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, इंडिविजुअलिटी एंड सो ऑन। इसमें कई सारे जो होते हैं, लीगल अप्रोच है, सपोर्टिव केयर है, कई सारे इसमें जो होते हैं फैक्टर्स में दिए गए हैं, जिसका होना नर्सिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब मिल के जो होते हैं ये किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस को इफेक्टिव बनाते हैं और उसे डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, अब हम समझते हैं आगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इंडिविजुअलिटी दी गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब यही है कि नर्सिंग जो प्रैक्टिस है, ठीक है, नर्सिंग जो प्रैक्टिस है वो इंडिविजुअल को कंसीडर करता है, उसके नीड को कंसीडर करता है। ठीक है, नहीं कि ऐसा नहीं है कि हम एज ए ग्रुप उन्हें जज कर लेते हैं, नहीं, जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है उनको कंसीडर करके उन्हें पेशेंट सेंटर्ड केयर जो होता है प्रोवाइड किया जाता है। तो इंडिविजुअलिटी जो होता है कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। आगे क्या है, स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या स्कोप है नर्सिंग में? स्कोप का क्या मतलब हम समझते हैं? स्कोप का मतलब हम ये समझते हैं जनरली कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ तक कोई भी पर्सन अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ करके जो होता है अपना एक इफेक्टिव प्रोडक्टिव जो होता है रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक, स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या है, तो इन जनरल जो होता है ये दिया गया है। इन जनरल कुछ होता है, पेशेंट केयर तो करना ही है, हेल्थ प्रमोशन एजुकेशन इस पे काम करते ही हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन में रिहैबिलिटेशन, सपोर्टिव पैलिएटिव केयर, कोलैबोरेटिव विथ हेल्थ केयर टीम मेंबर, लीडरशिप, मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल एंड एथिकल प्रैक्टिस। ये तो कुछ कॉमन टर्म है, ठीक है, जो कि किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस में किसी भी एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो ये इसमें इंक्लूडेड रहता है। पर इसका मेन जो स्कोप होता है हमारा एक्सटेंडेड एंड एक्सपेंडेड में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सेज, एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सेज में क्या आता है? एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सेज में बेसिकली जो होता है नर्सिंग प्रैक्टिस जो होती है वो डिवाइडेड होती है। हमारा जनरल जो केयर है, जनरल केयर फॉर नर्सिंग जो एक बेस्ड है उससे थोड़ा एडवांस लेवल होता है। ठीक है, ये एक ही डिपार्टमेंट में जो होता है नर्सेज जो होती हैं वो काम करती हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे काम करती हैं। ठीक, अब इसमें जैसे कि हमारा आ गया होम केयर नर्सिंग, होम केयर नर्सिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, स्कूल हेल्थ नर्सिंग और जीरियाट्रिक नर्सिंग, इंडस्ट्रियल नर्सिंग एंड नर्स एजुकेटर।
सॉरी, ये एक ही डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, वो एक्सटेंडेड होता है। एक्सपेंडेड ये होता है कि जो ओवरऑल वेरियस सेटिंग्स हैं, ठीक है, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, ठीक है, उसमें जो होता है नर्सेज अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस का यूज़ करती हैं। ठीक, अब जैसे कि होम केयर नर्सिंग हो गया, होम केयर नर्सिंग जैसे कि किसी भी एल्डरली पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो होम केयर नर्सिस पे उनके घर पे जाके, ठीक है, तो होम केयर नर्सिंग हो गया। इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, स्कूल हेल्थ नर्सिंग स्कूल में जो होता है बच्चों को केयर प्रोवाइड करना, जीरियाट्रिक एल्डर पीपल को जो होता है केयर प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल नर्सिंग किसी भी इंडस्ट्री में ऑक्यूपेशन में जो होता है ऑक्यूपेशनल नर्स की तरह काम करना, एंड नर्स एजुकेटर जैसे कि नर्सिंग ट्यूटर हो गए, ठीक। उसके बाद नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट जो कि नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट जो कि असेस करते हैं हमारा जो भी हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो भी पेंडेमिक डिजीजेज आती हैं, उन सभी चीज़ों में जो होते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। रिहैबिलिटेशन नर्सेस रिहैबिलिटेशन को प्रमोट करने के लिए काम करती हैं। मिलिट्री नर्सिंग मिलिट्री सर्विसेज देती हैं, ठीक है, इनका एक अलग जो होता है चलता भी है, प्रोग्राम भी चलता है, उनमें अलग से नर्सेस का सिलेक्शन भी होता है, एग्ज़ाम भी होता है, ठीक। डिज़ास्टर नर्सिंग डिज़ास्टर की कंडीशन में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नर्स रिसर्चर एंड नर्स एंटरप्रेन्योर, ठीक है, नर्सेज जो होती हैं नर्सिंग होम वगैरह और माइनर क्लिनिक्स वगैरह जो होती हैं वो भी इस्टेब्लिश करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सेज भी बनाया गया है। अगला हम देखते हैं, अगला क्या स्कोप है हमारा, एक्सटेंडेड रोल ऑफ नर्स जो है वो क्या है, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट। मतलब क्या है इसका कि ये जो नर्सेज हैं ये एक ही डिपार्टमेंट में जो होती है एक ही क्लिनिकल सेटिंग में काम करती हैं, लेकिन डिफरेंट सेटिंग में एज ए डिफरेंट वर्क के साथ, ठीक है, किसी एक चीज़ में ये स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, और ये एडवांस होती हैं। नर्स प्रैक्टिशनर का कोर्स भी आया जिसमें जो होते हैं ये इनके पास एडवांस स्किल्स होती हैं जो कि ये डॉक्टर्स के साथ मिलके जो होते हैं ट्रीटमेंट और केयर दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। अगला जो है हमारा क्या है इसको साइकेट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर जो होते हैं ये प्रोवाइड करती हैं हमारा साइकेट्रिक पेशेंट्स को। अडल्ट नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक है, और क्या स्कोप है हमारा, पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स मिडवाइफरी प्रैक्टिशनर, ठीक है, तो ये हमारे जो अडल्ट पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। चाइल्ड केयर जो होते हैं चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती हैं हमारे ये पीडियाट्रिक नर्सेस एंड नर्सेस मिडवाइफरी जो कि हमारी फीमेल्स को जो होते हैं चाइल्ड एंड मैटरनल केयर प्रोवाइड करती हैं, एंड ऑन्कोलॉजी नर्सेस प्रैक्टिशनर, ठीक है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं कैंसर जिन्हें हुआ रहता है उन्हें केयर प्रोवाइड करती हैं। एंड नर्सेस इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, ठीक है, जिनके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है जो कि इंडेंट इन्वेंटरी और जो भी वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसमें स्पेशलिस्ट होती हैं ये। और क्या है आगे, रजिस्टर्ड नर्स लॉयर, ठीक है, ये लीगल एस्पेक्ट्स को जानती हैं बहुत अच्छे से, इसमें जो होती हैं एक्सपर्ट्स होती हैं। तो इस तरीके से जो होता है एक्सटेंडेड रोल ऑफ नर्सेस भी जो होता है डिवाइड किया गया है उनके लेवल ऑफ स्किल पे, उनके लेवल ऑफ एबिलिटी पे, ठीक है। तो इस तरीके से नर्सेस का स्कोप जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। अब हम समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रैक्टिस को अफेक्ट करते हैं। तो नर्सिंग प्रैक्टिस जो होता है जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में समझा, हमने जो होता है बताया वेरियस कि कैसे जो होता है कॉन्सेप्ट को समझा, वेरियस फैक्टर जो होते हैं जो इसे मिलकर बनाते हैं। अब उनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो उसके डेवलपमेंट में जो होता है वो अपना एक प्रभाव डालेगा। तो फैक्टर सबसे पहला है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब नर्सिंग प्रैक्टिस अगर करनी है तो उसके लिए आपके पास किसी भी कॉलेज से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट, तभी तो आप उसका एक प्रोफेशन होता है वो क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। एंड लीगल एंड एथिकल पैरामीटर,
लीगल एंड एथिकल पैरामीटर, जो भी उस हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, हमारे आईएनसी है, जो भी उसके लिए लीगल एस्पेक्ट बनाई है वो फॉलो होना चाहिए। एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंटेक्ट, जो भी प्रोफेशनल कोड ऑफ इथिक्स है हमारा, हो गया बेनिफिसेंस, हो गया नॉन बेनिफिसेंस, हो गया हमारा जस्टिस, हो गया, जो भी है इन सभी को जो होता है नर्सिंग प्रैक्टिस में फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी जो होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर हम नर्सिंग प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं तभी भी कोई भी नर्सिंग प्रैक्टिस जो होता है इफेक्टिवली डेवलप हो सकती है। ठीक, तो ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक, अब इसमें पहला है इशू एंड चैलेंजेस। इशू एंड चैलेंजेस अब कोई भी हो सकता है, ठीक है, इशू सच एज काइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोमॉर्बिडिटी, इलनेस, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर, कम्युनिटी अवेयरनेस, स्टिग्मा, ईटीसी, ये सभी जो होते हैं वो फैक्टर होते हैं जो कि एक इशू एंड चैलेंज होते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में, जो कि उसे एक नेगेटिव तरीके से जो होता है उस पर एक इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। एंड प्रैक्टिस ट्रेंड, किस तरीके की प्रैक्टिस जो होती है वो यूज़ की जा रही है। ट्रेंड सच एज डी इंस्टीट्यूलाइजेशन एंड इंटीग्रेटेड एंड continuity of services, holistic aspect of care, use of information technology and evidence based practice, ये कुछ जो होते हैं न्यू ट्रेंड जो होते हैं जो इंक्लूड किए गए हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में, ताकि नर्सिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके। ठीक, तो ये भी जो होते हैं ये इसको प्रभावित करते हैं। अगला क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेस। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेस, ठीक है, ये कैसे, अब नर्सेस का इंटरेस्ट, उनका प्रोफेशनल competencies, इमोशनल वेलबींग, वैल्यूज एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी नर्सेस का अपना एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो उस क्वालिफिकेशन के लिए, उस काम के लिए परफेक्ट है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या करेगा, ये नर्सिंग प्रैक्टिस को इफेक्टिव नहीं बनने देगा। ठीक, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो होता है नर्सिंग प्रैक्टिस में इन सारे अगर इश्यूज़ हैं और चैलेंजेस हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, जो भी न्यू ट्रेंड लाए जा रहे हैं उनको इंक्लूड किया जाए। और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सेस को प्रॉपर एजुकेट किया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो एक इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सके जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, इसी में जो होता है इशूज़ ऑफ चैलेंजेस मैंने ऑलरेडी जो होता है एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कुछ उतना खास नहीं है। आगे हम देखते हैं, ट्रेंड्स में भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कि कैसे जो होता है न्यू ट्रेंड्स जो होते हैं वो लाई जा रही है नर्सिंग प्रैक्टिस में, ताकि उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। प्रोफेशनल प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यही है कि क्वालिटी ऑफ केयर एंड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, और इसके लिए जो होती है हमारी जितनी भी वेरियस रेगुलेटरी बॉडी हो गई, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो सभी इसके लिए काम करते हैं। और सभी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक इंडिविजुअल को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना विथ एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड विथ क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, इसमें भी उतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ नर्स। फंक्शन ऑफ नर्स क्या है, क्या क्या फंक्शन करेंगे, आप खुद ही समझ लीजिए, इतना कुछ हमने पढ़ लिया, आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्या फंक्शन हो सकता है। नर्स का फंक्शन तो ऐसे बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है, तो उसी में से कुछ है क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला फंक्शन, जैसे कि एक्सटेंडेड एंड एक्सपेंडेड रोल जब हमने पढ़ लिया था तो वहीं से क्लियर हो गया था कि क्या क्या हो सकता है फंक्शन। तो एज अ टीचर वो काम कर सकती है, एज अ एजुकेटर काम करती है। ठीक है, कम्युनिकेटर, पेशेंट से फर्स्ट इनकाउंटर होता है इन क्लिनिकल, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन करना, ठीक, हिस्ट्री कलेक्शन करना, रिपोर्ट बिल्डअप करना, एनपीआर डेवलप करना, ये सभी जो होते हैं ये कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। अब क्या फंक्शन करिए, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, पेशेंट के रिहेबिलिटेशन, उनकी रिकवरी में हेल्प करती है। कंफर्टर, पेशेंट को हर तरीके उसकी प्रॉब्लम को, उसकी नीड को असेस करके उसे कंफर्ट प्रोवाइड करती है। केस मैनेजर, ठीक है, क्लिनिकल एडवोकेट,
उनके लीगल एथिकल एस्पेक्ट को भी ये गाइड करती हैं, डिसीजन मेकर होती हैं, ठीक, काउंसलर होती हैं, केयर गिवर होती हैं, लीडर होती हैं एंड रिसर्चर भी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये वेरियस फील्ड में, वेरियस एस्पेक्ट में अपना रोल जो होती हैं वो निभाती हैं, ठीक। तो नर्सेस का रोल्स, नर्सेस का फंक्शन जो होता है इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्वालिटीज़ ऑफ नर्सेस, क्वालिटीज़ ऑफ नर्सेस क्या होनी चाहिए, ये सभी जो होते हैं फंक्शन ऑफ नर्सेज एंड क्वालिटीज़ ऑफ नर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है अक्सर सेमेस्टर एग्जाम्स में, लॉन्ग में भी एंड 5 नंबर में भी। तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने रोल अगर पढ़ लिया है, अगर हमने फंक्शन पढ़ लिया है, तो हमें क्वालिटीज़ पहले पता होनी चाहिए कि अगर ये क्वालिटीज़ प्रेजेंट होंगी तभी वो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेटर तभी बन सकती है जब उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी उसका पर्सनल एट्रीब्यूट है, ठीक। तभी वो किसी भी पेशेंट को जो होता है वो उसकी प्रॉब्लम को असेस कर सकती है और उसे केयर प्रोवाइड कर सकती है। एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी होनी ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, फिजिकल एंडोरेंस होना ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी ज़रूरी है, तभी वो बहुत ही क्विकली जो होती है क्रिटिकल थिंकिंग करके किसी भी पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्विक रिस्पांस होना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट एंड पेशेंस होना ज़रूरी है, तभी नर्सिंग का जो एक फैक्टर है, एक नर्सिंग एज ए नोबल प्रोफेशन उसे मेंटेन कर सकती हैं। एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिवनेस होना ज़रूरी है, और कोलैबोरेटिव जो होना, कोलैबोरेटिव एक फंक्शन जो नर्सेस करनी है वो भी होना ज़रूरी है। ऑब्जर्वेंट एंड कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, और लास्ट नॉलेज एंड स्किल का होना ज़रूरी है, ठीक। तो इन सभी क्वालिटीज़ से मिलके जो होती हैं एक नर्स का एक इफ़ेक्टिव, एक क्वालिफाइड, एक ट्रेन नर्स का जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, और एक ट्रेन नर्स जो होती है वो प्रीवियस जितने भी फंक्शन बताए हैं वो सारे परफॉर्म करती है, ठीक। अब आगे हम समझते हैं कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल्स, क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन से कैटेगरीज जो होते हैं नर्सिंग में आते हैं इसमें। तो पहले तो हमारे अगर रजिस्टर्ड नर्स में हमारे जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग है ना, एमएससी नर्सिंग के आ गए, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इनका मेन रोल होता है डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करना, मेडिकेशन करना और सुपरविजन करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये काम करते हैं। एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, एएनएम कोर्स, ठीक, ये लोग क्या करते हैं बेसिक केयर, मैटरनल हेल्थ एंड रूरल केयर में जो होता है ग्राउंड लेवल पे ये काम करते हैं। एंड जीएनएम नर्सेस, जीएनएम नर्स जो होती है, जीएनएम डिप्लोमा नर्सेस होती हैं, ये बेड साइड केयर देती हैं पेशेंट को एंड असिस्ट करती हैं इन प्रोसीजर्स। नर्स प्रैक्टिशनर, एमएससी एंड नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स जो कि न्यू लाया गया है अभी, जिसमें नर्सेस को एडवांस स्किल्स सिखाई जाती हैं। ये क्या करती है, एडवांस केयर करती हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में भी काम करती हैं, ठीक। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक, ये क्या करती हैं, बीएससी एंड एमएससी एक्सपीरियंस इनके पास होता है। मैनेजेस नर्सिंग स्टाफ एंड एडमिन ड्यूटीज। आगे कौन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, ठीक है, जो कि कम्युनिटी लेवल पे काम करती हैं। इसमें हमारे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग प्लस कम्युनिटी नर्सेस आती हैं, ठीक। हेल्थ प्रमोशन इन कम्युनिटी, हेल्थ प्रमोट करना, डिजीजेस को प्रिवेंट करना कम्युनिटी लेवल पे इनका काम होता है। नर्सिंग असिस्टेंट / पीसीएन सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये भी, एंड बेसिक सपोर्ट केयर, फीडिंग, बाथिंग, ये सभी जो होते हैं ये हमारे कुछ नर्सेस की कैटेगरी होती हैं और उनका ये क्वालिफिकेशन है और उसके अकॉर्डिंग उनका मेन रोल है जो कि वो कंट्रीब्यूट करती हैं लोगों को केयर प्रोवाइड करने में और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब हम समझते हैं नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, मेन टॉपिक, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन कैसे है, जो कि कई सारी कंट्रीज में नहीं है लेकिन इंडिया में है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग इज ए नोबल एंड साइंटिफिक प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व केयरिंग फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। नर्सिंग की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें ऑलरेडी हम ये सब बात कर चुके हैं। टू मेंटेन रिकवर ऑप्टिमम हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है।
टुडे नर्सिंग इज ऑल्सो अटेन द प्रोफेशन स्टेटस एज इट फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक, तो हम देखते हैं क्या है आगे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया फॉर ए नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है, नर्सिंग को प्रोफेशन बनाने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। तो इसमें हमारा सबसे पहला है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस में कहने का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज हम पेशेंट, जो भी हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं वो ऑलरेडी जो होता है वो परफॉर्म हो चुका है। उसके जो जो होते हैं बैड आउटकम क्या हो सकते हैं, कौन सा स्टेप रॉन्ग हो जाएगा तो क्या गलत हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को कब डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सारे जो होते हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए जो होते हैं एविडेंस के बेसिस पे सब कुछ बनाए गए होते हैं, फिर नर्सेस उन्हें जो होती हैं फॉलो करती हैं। ठीक, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की जाती है नर्सिंग में। और क्या होना चाहिए, बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो एक अच्छा प्रोफेशन बन सकता है, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो फिर कोई भी काम जो होता है वो स्किलफुली नहीं किया जा सकता। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में स्किल होना चाहिए। एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये तो नर्सिंग का बेसिक्स है। एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स नर्सिंग का कोर प्रिंसिपल, ठीक है, ये फॉलो होना ही चाहिए। एंड प्रोफेशनल लाइसेंस, ये सारे जो हैं, जो भी एस्पेक्ट, जितने भी फैक्टर हैं, ये सब जब किसी भी नर्सिंग प्रोफेशन में प्रेजेंट होंगे तभी हम उसे क्या बोलेंगे, एज अ प्रोफेशन। तो नर्सिंग जो एस्पेक्ट है इन सभी चीज़ों को मिलके एक प्रोफेशन में कंबाइन होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया नर्सिंग एज प्रोफेशन क्राइटेरिया। अब हम समझते हैं नर्सिंग एज ए प्रोफेशन का क्या मीनिंग है। ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बॉडी ऑफ नॉलेज just a judgment made by nurses and rationale for modifying action according to the specific situation based on the body of knowledge। ठीक है, सेम वही है। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, बीइंग ए नर्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एज वेल एज ट्रेनिंग। और क्या होना है, सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना उनके नीड के अकॉर्डिंग। इसे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, बीइंग अकाउंटेबल मीन्स बीइंग आंसरेबल, ठीक है, टू वन सेल्फ, अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार होना। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, नर्सिंग हैज़ डेवलप्ड एंड रिफाइंड ओन अप्रोचेस एंड प्रैक्टिस विच इज़ कॉल्ड नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, अपने प्रोसेस डेवलप किया है नर्सिंग दैट रिक्वायर्स लॉजिकल, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड सर्व एज द बेसिक्स फॉर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। ठीक है, तो ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। कोड ऑफ एथिक्स, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं, जो भी हमारे नोबल नर्सिंग एज अ नोबल प्रैक्टिस उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, वो सारे हमारे कोड ऑफ एथिक्स, वो हमारे मोरल बिलीफ्स। तो ये सब बहुत ही ईजी है, इतना एक्सप्लेन करने की इसे ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हाँ देख लीजिए, इसमें TNAI हमारा ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन जो होता है, ये भी जो होता है हमारा रेगुलेटरी बॉडी है जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है। SNRC, स्टेट नर्सिंग रजिस्टर्स काउंसिल एंड आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सेस। ठीक है, नर्सेस के बेनिफिट के लिए, ठीक है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए और एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ये सारी बॉडीज़ काम करती हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, नो। ठीक है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल कंप्राइज ऑफ 3H। ठीक है, इसको एज अ प्रोफेशन बोला गया है बिकॉज इसमें 3H का कॉन्सेप्ट डाला गया है। तो जब भी आप लिखें तो इसको ज़रूर कॉपी में इंक्लूड करें, ये ज़रूर आपको मार्क्स दिलाएगा। तो क्या है, द हेड नॉलेज, मतलब पहला तो हेड नॉलेज मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑलरेडी मैंने पहले बताया था, होना चाहिए। द हेड स्किल, ठीक है, स्किल होना चाहिए। एंड द हैंड स्किल मतलब हैंड ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। द हर्ट एटीट्यूड एंड अफेक्टिव मतलब क्या है, एक जो अफेक्टिव जो भी होता है किसी भी पर्सन, एम्पैथी होना ज़रूरी है। ठीक है, हैंड ऑन स्किल होना ज़रूरी है। और क्या होना ज़रूरी है, हेड नॉलेज। ठीक
ठीक है, यानी हायर नॉलेज होना ज़रूरी है। इन 3 फैक्टर से मिलके जो होता है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन बन जाता है। ठीक, अब हम समझते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ का क्या मीनिंग है। यहाँ पर वैल्यूज़ जो होता है इसलिए बताया गया है क्योंकि नर्सिंग जो होता है एज अ नोबल प्रोफेशन बताया गया है, तो उसमें वैल्यूज़, मोरल एंड बिलीफ भी इंक्लूड किए गए हैं। तो क्या है वैल्यूज़ इन नर्सिंग? इन नर्सिंग वैल्यूज़ रिफर्स टू द डीपली हेल्ड बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट गाइड ए नर्स बिहेवियर। ठीक है, ये वो बिलीफ होते हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल होते हैं जो किसी भी नर्सेस के बिहेवियर, डिसीजन एंड इंटरेक्शन विथ द पेशेंट, फैमिलीज एंड हेल्थ केयर टीम मेंबर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक, दीज वैल्यूज फ्रॉम द एथिकल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। एथिकल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग मतलब क्या है इसका कि वैल्यूज जो होते हैं हमारे एथिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। हियर आर सम ऑफ द कोर नर्सिंग वैल्यूज। देखते हैं क्या है आगे। टाइप ऑफ वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज हैं? तो रिलीजियस, ऑब्टेन स्ट्रेंथ फ्रॉम द रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, रिलीजियस वैल्यू। थियोरेटिकल, ठीक, थियोरेटिकल में क्या है? होल ट्रूथ, रेशनल एंड रिस्पेक्टेबल। पॉलिटिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। ठीक है, तो ये कुछ जो होते हैं हमारे वैल्यूज के टाइप हैं। ठीक है, वैल्यूज के टाइप है रिलीजियस, थियोरेटिकल एंड पॉलिटिकल एंड सोशल। तो ये जो होते हैं हमारे कुछ एस्पेक्ट हैं जो कि वैल्यूज को बनाते हैं। और पर्सनल वैल्यूज एंड प्रोफेशनल वैल्यूज। ठीक, पर्सनल वैल्यूज में क्या है? दे आर समथिंग दैट एन इंडिविजुअल हैज डेवलप्ड ए स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया और वे टू लाइफ। मतलब क्या है? वो पर्सनल वैल्यूज जो होते हैं जो कि उसे बताते हैं कि किस तरीके से जीना चाहिए। ठीक है, ये पर्सनल हमारे वैल्यू, जैसे कि बीइंग ऑनेस्ट इज द पर्सनल वैल्यू। और प्रोफेशनल वैल्यू क्या होना चाहिए? आर रिक्वायर्ड वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो किसी भी प्रोफेशन में, ठीक है, ज़रूरी है ताकि उस प्रोफेशन को लर्न थ्रू सोशलाइजेशन लाइक एन नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, उसको किसी भी प्रोफेशन को क्या करे, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। मीनिंग ऑफ वैल्यूज इन नर्सिंग। मीनिंग ऑफ वैल्यूज इन नर्सिंग मैंने पहले ही बता दिया। वैल्यूज इन नर्सिंग आर द प्रिंसिपल दैट गाइड हाउ नर्सेज फॉर द वर्क फॉर द पेशेंट्स। ठीक है, हाउ नर्सेज वर्क फॉर पेशेंट। ठीक है, कैसे जो होते हैं कोई भी नर्स पेशेंट के लिए काम करे, ये उनके लिए एक प्रिंसिपल, एक गाइडलाइन देती है। ठीक है, these values help nurses make the people with kindness and respect and, ठीक है, make people kindness, respect and care प्रोवाइड करने में उन्हें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक जो होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वैल्यूज़ में। प्रोफेशनल वैल्यूज़ इन नर्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रोफेशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए इन नर्सिंग? तो उसमें सबसे पहले तो केयरिंग, ये तो बेसिक है नर्सिंग का। एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए, ऑल्ट्रिज्म होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे जो होते हैं प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं जो कि नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन बनाए रखने में हेल्प करती हैं। ठीक, अब हमारा आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन नर्सिंग। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है? तो क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है नर्सिंग में? आप खुद से सोचिए क्यों ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी बताया कि नर्सिंग एज ए नोबल प्रोफेशन, तो उसमें वैल्यूज़ का होना, प्रिंसिपल्स का होना तो बेसिक्स है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं एरिया, किस किस एरिया में कैसे कैसे जो होते हैं वैल्यूज़ जो होते हैं इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वालिटी पेशेंट केयर। ठीक, तो नर्सिंग वैल्यूज़ लाइक कंपैशन, कौन से वैल्यूज़ लाइक कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी, ये क्या करते हैं? ये सभी जो होते हैं क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए कौन से वैल्यूज़ होती हैं नर्सेस को जो कि हेल्प करती हैं उसे बचाने के लिए?
वैल्यूज टीचर्स नर्स टू ट्रीट एवरी पेशेंट विथ डिग्निटी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजियस और इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किए बिना, कोई भी इनजस्टिस किए बिना पेशेंट को उनकी नीड के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, ये हमारा वैल्यूज़ हैं इन नर्सिंग, ठीक है। इम्पॉर्टेंस एथिकल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, एथिकल डिसीजन मेकिंग में कैसे जो होता है, कौन सी वैल्यूज़ हेल्प करती है, नर्सिंग वैल्यूज़ गाइड नर्सेज इन मेकिंग करेक्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक, एंड ऑफ लाइफ केयर में कैसे जो होता है पेशेंट की कंडीशन को कंसीडर करते हुए और कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए एक क्विक डिसीजन मेक करना होता है, ठीक है, ये हमारा वैल्यूज़ उसमें हेल्प करती हैं। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, वैल्यूज़ हेल्प नर्सेस मेंटेन डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, ठीक। तो प्रोफेशनल जो किसी भी प्रोफेशन का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, ये सारे वैल्यूज़ उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। पेशेंट ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट ट्रस्ट गेन करना। व्हेन नर्सेस शो केयरिंग एंड ऑनेस्टी, पेशेंट फील सेफ एंड ट्रस्ट द नर्स इज लीडिंग टू बेटर रिकवरी, ठीक है। जितना अच्छा नर्सेज जो होती हैं किसी भी पेशेंट के साथ रैपोर्ट बिल्डअप करती हैं, उतना अच्छा जो होता है आप पेशेंट को केयर दे सकती हैं, उनकी रिकवरी को प्रमोट कर सकती हैं, ठीक। तो वैल्यूज़ इसमें नर्सेस की हेल्प करती हैं। आगे क्या है, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, ठीक है, वैल्यूज़ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन को इन्हेंस करने में भी हेल्प करती हैं, ठीक। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यूज़ मेक नर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, ठीक। और क्या है, कॉन्फिडेंटलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग प्रैक्टिस में, ठीक, क्योंकि किसी भी पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उनको अननेसेसरी किसी के भी सामने डिस्क्लोज करना ये अनएथिकल है इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग वैल्यूज एम्फसाइज मेंटेनिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटलिटी फॉर द पेशेंट बेनिफिट, ठीक। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, वैल्यूज़ जो होती हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ हेल्प नर्सेस टू डेवलप गुड कैरेक्टर, ठीक है, गुड कैरेक्टर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड लीगल एंड एथिकल सेफ्टी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें वैल्यूज़ की इम्पॉर्टेंस हो गई, ठीक। अब हम समझते हैं एथिक्स क्या होती हैं। एथिक्स अभी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नर्सिंग में कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ जो होते हैं कंडक्ट, ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। तो हम समझते हैं क्या होता है एथिक्स। बेसिक एथिक्स रिफर्स टू मोरल कोड फॉर नर्सिंग एंड इज बेस्ड ऑन द ऑब्लिगेशन टू सर्विस एंड रिस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ। बेसिकली जो होते हैं ये बिलीफ होते हैं, ये मोरल बिलीफ होते हैं जो किसी भी ह्यूमन को एक डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं, एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एथिकल और जो होते हैं एथिक्स जो होते हैं ये हमारे कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करके मेंटेन किए जाते हैं। तो उसमें क्या आते हैं हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला हमारा आ गया ऑटोनॉमी, ठीक है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक। दूसरा क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है, बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस बेनिफिट के लिए काम करना, ठीक है। जो भी आप केयर प्रोवाइड करो वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए हो, ठीक है, जो भी करो, ये प्रिंसिपल होता है। जस्टिस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी, ना जेंडर के बेसिस पे, ना रेस के बेसिस पे, ना ग्रुप के बेसिस पे। और नॉन मेलिफिसेंस, अगर कोई भी फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा तो नुकसान नहीं होना चाहिए, ये इस पर बेस्ड होता है। एंड फिडेलिटी, वेरासिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंटियलिटी, ये कुछ जो होते हैं हमारे एथिकल प्रिंसिपल हैं जो कि नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं और नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, ठीक। तो ये तो बहुत ही इजी है। एथिकल प्रिंसिपल्स में ऑटोनॉमी में क्या क्या है, ऑटोनॉमी में वही है मैंने पहले बताया, ऑटोनॉमी इज द राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन और फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, ठीक, अपनी चॉइसेस को खुद बनाना। एंड बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस रिफर्स टू डूइंग गुड थिंग,
ठीक है, डूइंग राइट थिंग जो कि पेशेंट की बेनिफिट के लिए हो, जस्टिस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जस्टिस रिफर्स टू ट्रीटिंग पेशेंट फेयरली एंड इक्वली, और नॉन मेलिफिशंस क्या है, नॉन मेलिफिशंस अवॉइडिंग हार्म टू द पेशेंट। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। फिडेलिटी क्या है, फिडेलिटी क्या है, इट इन्वॉल्व्स फेथफुलनेस, लॉयल्टी एंड हॉनरिंग कमिटमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है, इसका बेसिक्स यही है कि फेथफुल होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए अपने काम को लेकर। ठीक है, और वेरासिटी का क्या मतलब है, दिस प्रिंसिपल इज veracity. This principle is concerned with being honest and telling truth. ठीक है, नर्सेस को ऑनेस्ट होना चाहिए और जो भी पेशेंट से रिगार्डिंग कंडीशन है उसके बारे में हमेशा एक ऑनेस्ट डाटा लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड बीइंग आंसरेबल फॉर ऑन सेल्फ, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। ठीक, और क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is the obligation to perform duty and role assigned using scientific knowledge and professional judgment, अपने नॉलेज और प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उनके असाइन की गई, जो भी उनके रोल्स हैं, ठीक है, उनमें कंट्रीब्यूट करना। लास्ट का है कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना। ठीक, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक, अब आ गया कोड ऑफ एथिक्स क्या है। कोड ऑफ एथिक्स में एक क्या होता है, ये एक सेट है, सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हमने पढ़ाया, ठीक है, पहले ऊपर, उन सभी का एक्सेप्ट, जो कि सारे मेंबर किसी भी प्रोफेशन में वो सभी उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एक्ट एज गाइड फॉर नर्सेस। ठीक, कैरी आउट हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर, मतलब इनका मेन फोकस ही यही इसी पर होता है ताकि एक क्वालिटी बेसिस पे केयर प्रोवाइड किया जा सके और उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। कोड ऑफ एथिक्स सर्व एज गाइडलाइंस, इसका मेन यही है कि ये एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, तो पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स में इसमें बहुत सारा दिया गया है, लेकिन बेसिक मैं आपको यही बता देती हूँ कि इसका बेसिक यही है कि कोई भी कोड ऑफ एथिक्स किसी भी प्रोफेशन में इसलिए लाया जाता है ताकि उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। तो इसमें पहला है कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स, मैंने ऑलरेडी बताया, स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंक्लूड फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, और ये क्या क्या इंक्लूड करता है, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल हमने पढ़े उन सभी से मिलकर ये बनता है। इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द प्रोफेशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स में भी आता है एंड डिमॉन्स्ट्रेट नर्सेस कमिटमेंट टू द पब्लिक दे सर्व। ठीक, आउटलाइन मेजर एथिकल कंसिडरेशन ऑफ नर्सिंग, ये तो कुछ बेसिक्स जो होते हैं, ये डाटा बहुत ही इजी है, इतना इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एक गाइडलाइन है, तो ऑलरेडी जो होता है ये पहले ही बता दिया गया है। एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, ये पर्पज़ इसका इम्पॉर्टेंट है। एंड remind us of the special responsibility we assume in caring for the sick। और क्या पर्पज़ है इसका, बेसिस फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड रिलेशनशिप विथ अदर। तो इस तरीके से जो होता है ये कोड ऑफ एथिक्स जो होता है डिफरेंट एस्पेक्ट में अपना एक रोल प्ले करता है, और इसको फॉलो करके आप किसी भी प्रोफेशन में काम करें उसके स्टैंडर्ड्स को, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही है। ठीक, बाकी हम समझते हैं कोड ऑफ एथिक्स क्या है। ठीक है,
तो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो हमारे जो एथिकल प्रिंसिपल है उसी पर बेस्ड है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहला तो इसमें दिया गया है द नर्स रिस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या है, पहले ही बताया गया था कि जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी उसका प्रॉब्लम होगा, चाहे वो कितना भी हो, उसको एज अ कॉमन नहीं देखेगी, वो उसको एज अ यूनिक ही देखेगी और एक इंडिविजुअल बेसिस पे उसको जो होता है डील करेगी और उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक। तो ये हमारा पहला जो होता है हमारा कोड ऑफ इथिक्स हो गया। दूसरा क्या है, द नर्स रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल एंड, ठीक है, जो भी उनका जो होता है इंडिविजुअल का राइट्स है, उनकी केयर से रिलेटेड है, ठीक, उन सभी को जो होता है ये अपने दिमाग में रख कर उन्हें केयर प्रोवाइड करती है। ये हमारा दूसरा कोड ऑफ एथिक्स हो गया। एंड द नर्स रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड प्राइवेसी, ठीक है, राइट्स टू प्राइवेसी, जो भी उसका प्राइवेसी का राइट्स है, उसके केयर से रिलेटेड, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उसके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उन सभी को फॉलो करती है, ठीक है, अपने प्रैक्टिस में। एंड नर्सेज मेंटेन कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी नर्सिंग केयर। जो भी नर्सिंग केयर वो प्रोवाइड करती है स्किल बेसिस पे करती है, नॉलेज बेसिस पे करती है, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि उनके पास जो होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके लिए आंसरेबल है। और क्या है, द नर्स इज ऑब्लिगेट टू प्रैक्टिस, ठीक, विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल, प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज। मतलब क्या है, एथिकल एंड लीगल जो भी प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, ठीक। और क्या है, नर्सेज इज ऑब्लिगेट टू वर्क हारमोनियसली। मतलब क्या है, ये जो होती हैं केवल पेशेंट के लिए ही काम नहीं करती हैं, बल्कि एक डिपार्टमेंट में जो मेंबर्स हैं, जो अदर डिपार्टमेंट्स में भी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके भी काम करती हैं। और अल्टीमेट इनका गोल कॉमन ही होता है, पेशेंट की केयर करना और पेशेंट की ट्रीटमेंट में हेल्प करना। एंड नर्सेज कमिट्स टू रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट। मतलब क्या है, ट्रस्ट बिल्डअप करना पेशेंट के बीच में, ठीक है, एक जो होते हैं हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना, ताकि उनको एक इफेक्टिव केयर प्रोवाइड किया जा सके। तो बेसिकली जो होते हैं कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं हमारे जो एथिकल प्रिंसिपल है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट क्या है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोफेशन को जो होता है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसमें क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है किसी भी पर्सन में जो कि उस प्रोफेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। एंड नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल होना ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये होना ज़रूरी है। एंड वैल्यूइंग ह्यूमन बींग्स, जो भी उनके राइट्स हैं उनको उनकी वैल्यू करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट, ये सभी जो होते हैं हमारे कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट में है। तो कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट जो होता है ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग रीड करिएगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक देखते हैं लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग। तो क्या लीगल एस्पेक्ट, इसका जनरल मीनिंग यही है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं नर्सिंग प्रोफेशन को रन कराने के लिए, ठीक है, वो सभी जो होना चाहिए नर्सिंग के प्रैक्टिस में फॉलो होना चाहिए, ठीक। तो क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नर्सिंग and nurses must have understanding about the law related to nursing practice. Nurses must be knowledgeable about legal boundaries, क्या legal boundaries है, of their practice in order to provide safe, competent and high quality of nursing care, ठीक है। बेसिकली लीगल एक्सपेक्ट का जो मीनिंग नर्सिंग में है ये यही बताता है कि क्या जो होता है बाउंड्रीज है नर्सिंग प्रैक्टिस में। अब डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग लॉ, ठीक है, क्या क्या बेसिक वही है जो हमने पहले बताया। इसका डेफिनेशन, नर्सिंग लॉ इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ कंडक्ट, executive orders, regulations and legal precedent which have their objective promotion and protection of individual and community by nursing practice। इसका ओवरऑल मीनिंग यही है कि नर्सिंग में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं,
उनके प्रैक्टिस से रिलेटेड, उनके स्टैंडर्ड से रिलेटेड, जिनके अंदर रह के कोई भी नर्स प्रैक्टिस करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो पेशेंट बेनिफिट के लिए भी बनाए गए हैं और नर्सेज बेनिफिट के लिए भी बनाए गए हैं। पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ लॉ इन नर्सिंग, तो पहला है प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर नर्सिंग एक्शंस। ठीक है, नर्सिंग एक्शन, जितने भी नर्सिंग प्रैक्टिस में जो भी नर्स है उनके लिए एक फ्रेमवर्क दे देती है कि हाँ आपकी ये इतनी बाउंड्रीज है, आपको इन बाउंड्रीज के अंदर ही रहकर जो होता है पेशेंट केयर करना है। ठीक, हेल्प टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करती है। हेल्प्स टू स्टैब्लिश बाउंड्रीज फॉर नर्सिंग ऑटोनॉमी एंड नर्सिंग एक्शंस। ठीक है, तो नर्सिंग के लिए भी जो होता है ये एज ए स्टैंडर्ड डेवलप करने में भी इसका इस तरीके से भी कंट्रीब्यूशन होता है। एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट नर्सेज फ्रॉम लायबिलिटीज। ठीक, तो नर्सेज जो होती हैं उनको भी जो होता है ये बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो नर्सेज बेनिफिट के लिए भी ये लॉ जो होते हैं ये ज़रूरी है और पेशेंट बेनिफिट के लिए भी ये लॉ होने ज़रूरी है। एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन नर्सिंग, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? तो अगर लीगल प्रिंसिपल्स जो भी बनाए गए हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, एथिकल प्रिंसिपल जो भी बनाए गए नहीं फॉलो, तो इशू अराइज हो गए और उन इशूज़ में से हमारे कुछ आते हैं। पहले तो हमारा इन्फॉर्म कंसेंट हो गया। ठीक है, ये जो हमारा बनाया गया है ये एक लीगल एस्पेक्ट है। किसी भी पेशेंट से कोई भी, चाहे उसको केयर प्रोवाइड करना हो, चाहे उससे हिस्ट्री ही कलेक्ट करना हो, चाहे जो भी, चाहे कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो, चाहे कोई प्रोसीजर ही करना क्यों ना हो, कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कंसेंट नहीं देता तब तक कोई भी प्रोसीजर या फिर कोई भी केयर उसे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक, मिसयूज ऑफ कंट्रोल, तो एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन नर्सिंग में सबसे पहला हमारा आता है इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है, तो इन्फॉर्म कंसेंट में क्या है कि कोई भी पेशेंट अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड, अपने मेडिसिन से रिलेटेड जो भी उसे केयर प्रोवाइड करनी जानी चाहिए, उन सभी से रिलेटेड अपना एक कंसेंट देता है, अपनी सहमति देता है, चाहे वो ओरल फॉर्म में, वैसे बेसिकली तो होता है सारे जो होते हैं कंसेंट वो रिटन फॉर्म में ही लिए जाते हैं। ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी होती है तो उस सिचुएशन में ओरल में भी लिया जाता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ज़रूर किया जाता है। ठीक है, रिटन फॉर्म में ही कंसेंट लिया जाता है। तो कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेंट का ये जो प्रिंसिपल है, ये लीगल प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा है तो ये एक लीगल इशू क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक, उसके बाद जो होता है हमारा मिसयूज ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस हो गया। ठीक, और अगला क्या इशू आ सकता है? कॉन्फिडेंशियलिटी की इशू आ सकती है। अगर पेशेंट की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स, उसके जो पर्सनल डाटा है, अगर उसको शेयर किया जा रहा है अननेसेसरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा, तो ये भी क्या होगा? एक लीगल एस्पेक्ट में लिया जाएगा। ठीक है, एक इशू क्रिएट होगी। अगला क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से लेकर जैसे कि जो होते हैं, अगर इसका स्मगलिंग किया जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि अननेसेसरी अगर किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा किए जा रहे हैं तो एज ए क्राइम इसको कंसीडर किया जाएगा। और क्या है हमारा? रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो भी मेंटेन किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट के डाटाज के, उनको विथ प्राइवेसी कंट्रोल सेटिंग में रखना। ठीक है, उनका अगर कोई भी मिसयूज़ हो रहा है तो वो एज ए लीगल एस्पेक्ट में इशू क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मेडिकल रिसर्च। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड किसी भी पेशेंट को एज अ डमी नहीं ट्रीट करना, पेशेंट उन पर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड सारे जो होते हैं लीगल जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो फॉलो किया जाना चाहिए। किसी भी पेशेंट को फॉर द रिसर्च अननेसेसरी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए बिना किसी अथॉरिटी के या बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ फॉलो नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा? एक लीगल इशू क्रिएट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से लीगल एंड इथिकल जो होते हैं हमारे प्रिंसिपल, वो पूरा ओवरऑल नर्सिंग के जो होते हैं एक बेसिक्स को क्रिएट करते हैं। और नर्सिंग इस तरीके से जो होता है इन सब से मिलकर एक नोबल प्रोफेशन की तरह जो होता है ये डेवलप हुआ है। ठीक,
तो आज का जो हमारा चैप्टर है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किए हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आया है या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।